सोचिए, एक ही घर में दो बच्चे पल रहे हों और उनकी सोच में जमीन आसमान का फर्क हो, सिर्फ इसलिए कि उनके पिताओं की पैसों को लेकर सोच बिल्कुल अलग है। हाँ, ये बड़ा दिलचस्प पॉइंट है। एक पिता सोचिए पीएचडी हैं, अच्छी सरकारी नौकरी में है, लेकिन हमेशा पैसों की तंगी, मतलब वो जिन्हें हम कह सकते हैं पुअर डैड। और दूसरे पिता स्कूल भी पूरा नहीं किया, शायद 8वीं पास, लेकिन शायर के सबसे अमीर लोगों में से एक। वो हो गए रिच डैड। तो सवाल ये उठता है। हाँ, कि क्या सिर्फ डिग्री और नौकरी ही काफी है या फिर सोचने का तरीका ज्यादा जरूरी है। बिल्कुल, और इसी पर आज हम बात करेंगे। हाँ, आज हम गहराई से उतरेंगे रॉबर्ट कियोसाकी की उस जबरदस्त किताब में जिसने मतलब दुनिया हिला दी, रिच डैड पुअर डैड। सही में करोड़ों कॉपीज बिकी हैं। करोड़ों और 50 से ज्यादा भाषाएं, सोचिए। तो हमारे पास इसके लिए कई स्रोत हैं, यूट्यूब पर अच्छे सारांश हैं, लेख हैं, रिव्यू हैं। और हमारा मकसद क्या है? हमारा मकसद है इन सब स्रोतों से वो सबसे जरूरी बातें निकालना। हाँ, जो सुनने वालों के काम आ सके। बिल्कुल, कि रिच डैड की सोच पुअर डैड से अलग क्यों थी, कियोसाकी ने क्या सीखा, और वो जो मेन आइडियाज है ना, जैसे वो एसेट लायबिलिटी। हाँ, एसेट लायबिलिटी, कैश फ्लो, और ये फाइनेंशियल लिटरेसी, पैसों की समझ, कि आज ये बातें कितनी जरूरी हैं। ये सिर्फ जानकारी नहीं है, ये सोच बदलने वाली चीजें हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले ये जो दो पिता थे, उनकी सोच में वो बुनियादी फर्क क्या था? पुअर डैड, जो रॉबर्ट के असली पिता थे, वो अक्सर कहते थे, अरे हम ये नहीं खरीद सकते। हार मान लेते थे। हाँ। कि उनके लिए पैसा जैसे सारी मुसीबतों की जड़ था, और बस एक अच्छी नौकरी मिल जाए, सैलरी आती रहे, वही जरूरी था। रिस्क नहीं भाई, दूर रहो। जबकि रिच डैड वो बिल्कुल उल्टा सोचते थे। हाँ। क्या कहते थे वो? कभी नहीं कहते थे मैं ये नहीं खरीद सकता। उनका सवाल होता था मैं इसे कैसे खरीद सकता हूँ। ओह, ये तो मतलब शब्दों का हेरफेर है, पर सोच में कितना बड़ा अंतर है। बहुत बड़ा। उनके लिए पैसे की कमी असली प्रॉब्लम थी, और उसका हल था पैसे से पैसा कमाना, उसे काम पर लगाना। अच्छा। वो रिस्क से डरते नहीं थे, वो उसे समझते थे, मैनेज करना सीखते थे। और हाँ, एक और बड़ी बात, उनके घर में खाने की मेज पर पैसों की बातें होती थीं। जबकि पुअर डैड के घर वहां तो जैसे ये टॉपिक ही बैन था। ये छोटी छोटी आदतें ही तो मानसिकता बनाती है ना? बिल्कुल। एक किस्सा भी सुना है मैंने बचपन का। हाँ, वो सिक्के बनाने वाला। हाँ, रॉबर्ट और उनके दोस्त माइक ने पैसे कमाने के लिए क्या किया, टूथपेस्ट की ट्यूब पिघलाकर नकली सिक्के बनाने लगे। बच्चों की सोच। पकड़े गए, जाहिर है। तो पुअर डैड ने तो लंबा लेक्चर दिया, ईमानदारी, ये वो। जैसा कोई भी पिता शायद करता। लेकिन रिच डैड, जब उन्हें पता चला, वो हंसे, बोले ठीक है ये गलत है, पर कम से कम तुमने कुछ सोचा तो। अरे वाह! उन्होंने उसे सिखाने का मौका बना लिया। शायद इसीलिए 9 साल के रॉबर्ट ने तय कर लिया कि पैसों के बारे में वो रिच डैड से ही सीखेंगे। और यहीं से वो आइडिया आता है जिससे रिच डैड सबको बचाना चाहते थे। वो है चूहे की दौड़, द रैट रेस। हाँ, ये सुना है, रैट रेस। ये है क्या असल में, थोड़ा और समझाएंगी? जरूर। देखिए, ये एक एक अंतहीन चक्कर है। ज्यादातर लोग इसी में फंसे हैं। कैसे? ऐसे कि आप अच्छी पढ़ाई करते हैं, अच्छी नौकरी के लिए? हाँ, नौकरी मिली, पैसा आया तो खर्चे बढ़े, अच्छी चीज ही चाहिए, लोन ले लिया। अब ज्यादा पैसे चाहिए तो और मेहनत करो, प्रमोशन लो या नौकरी बदलो। ज्यादा पैसा आया तो खर्चे और बढ़ गए। अरे, और ये पहिया घूमता रहता है। आप भाग रहे हैं पर पहुंच कहीं नहीं रहे, उसी गोल चक्कर में। लेकिन लोग इसमें फंसते क्यों हैं? कोई वजह? हाँ, कियोसाकी कहते हैं 2 भावनाएं हैं इसके पीछे, डर और लालच, फियर एंड ग्रीड। डर और लालच कैसे? डर कि नौकरी चली गई तो बिल कैसे भरेंगे। ये डर लोगों को सुरक्षित नौकरी से चिपकाए रखता है, भले ही वो खुश ना हो। अच्छा। और जब पैसा आता है तो लालच, और अच्छा घर, बड़ी गाड़ी, नया फोन, ये लालच उन्हें ज्यादा खर्च करवाता है। तो डर के मारे सेफ खेलते हैं और लालच में ज्यादा उड़ा देते हैं। बिल्कुल। नतीजा, कमाई बढ़ती है पर बचता कुछ नहीं, निवेश नहीं होता। वो जिंदगी भर पैसे के लिए काम करते हैं, पैसा उनके लिए कभी काम नहीं करता। पैसा उनके लिए काम नहीं करता, ये बहुत गहरी बात है। और यहीं पर आता है रिच डैड का वो सिद्धांत जो शायद इस किताब का सबसे मशहूर सबक है, एसेट और लायबिलिटी। हाँ, संपत्ति और देनदारी। सुनने में थोड़ा भारी लगता है। हाँ, पर रिच डैड की परिभाषा तो कमाल की सीधी है। क्या है वो? बहुत आसान। एसेट यानी संपत्ति, वो चीज है जो आपकी जेब में पैसा डाले।
और लायबिलिटी यानी देनदारी वो चीज है जो आपकी जेब से पैसा निकाले। बस। ये सुनने में जितना आसान है ना, इसे समझना और अपनी जिंदगी में उतारना उतना ही क्रांतिकारी है। क्यों? क्योंकि ये सिर्फ अकाउंटिंग नहीं है, ये आपका पूरा नजरिया बदल देता है पैसों को लेकर। ज्यादातर लोग जिसे एसेट समझते हैं वो असल में लायबिलिटी होती है। उदाहरण? जैसे एसेट क्या हो सकता है? कोई प्रॉपर्टी जिससे किराया आ रहा है, स्टॉक्स जिनसे डिविडेंड मिलता है, बॉन्ड्स, कोई बिजनेस जो आपके बिना भी चले, आपकी लिखी किताब जिससे रॉयल्टी आए, ये सब पैसा ला रहे हैं। सही। और लायबिलिटी? आपका होम लोन, हर महीने जेब से पैसा जा रहा है, कार लोन, क्रेडिट कार्ड का बिल जिसका ब्याज बढ़ रहा है। अच्छा। या कोई भी ऐसी महंगी चीज जिसकी कीमत समय के साथ कम हो रही है और जिसके रख रखाव पर भी खर्चा हो रहा है। और घर, अपना घर जिसमें हम रहते हैं, वो क्या है? यही तो सबसे बड़ा कंफ्यूजन है। सब मानते हैं घर सबसे बड़ा एसेट है, पर रिच डैड के हिसाब से जब तक वो घर आपकी जेब से पैसा निकाल रहा है, लोन की किश्त, टैक्स, मरम्मत, तब तक वो लायबिलिटी है। हाँ, तब तक वो एक बड़ी लायबिलिटी है। हाँ, अगर आप उसका कुछ हिस्सा किराए पर दे दें और उससे पैसा आने लगे, तब वो एसेट की तरह काम कर सकता है। तो ये फर्क समझना इतना जरूरी क्यों है? मतलब अमीर और गरीब की सोच में ये कहाँ फिट होता है? यही तो सारा राज है। अमीर लोग क्या करते हैं, वो अपना पैसा, अपनी एनर्जी एसेट बनाने में लगाते हैं, ऐसी चीजें खरीदने में जो और पैसा कमा कर दें। बिल्कुल, उनका फोकस होता है एसेट कॉलम को बढ़ाने पर, जबकि गरीब और मिडिल क्लास वो कमाई से अक्सर लायबिलिटीज खरीदते हैं। जैसे बड़ी गाड़ी, नया फोन। हाँ, इससे उनका लायबिलिटी कॉलम बढ़ता है, खर्चे बढ़ते हैं। अगर आप कैश फ्लो देखें, गरीब आदमी की इनकम आई और सीधे खर्चों में चली गई। मिडिल क्लास के इनकम आई, उसका बड़ा हिस्सा लायबिलिटीज में गया, लोन, किश्तें, फिर बचा हुआ खर्चों में। और अमीर आदमी की इनकम का बड़ा हिस्सा पहले एसेट खरीदने में जाता है, फिर उन एसेट से जो इनकम होती है उससे उनके खर्चे चलते हैं, और जो बचता है वो फिर से एसेट खरीदने में लग जाता है। मतलब उनका पैसा ही उनके लिए काम करता है और वो बढ़ता जाता है। एग्जैक्टली। तो सिर्फ कमाना काफी नहीं है, पैसों को समझना, उसे संभालना सीखना पड़ेगा। और यही शायद फाइनेंशियल लिटरेसी की बात आती है। बिल्कुल बिल्कुल, ये एक और बहुत जरूरी पॉइंट है। हमारे स्कूल, कॉलेज हमें एक्सपर्ट बनाते हैं, डॉक्टर, इंजीनियर, वकील, ताकि हम पैसा कमा सकें। हाँ। पर वो ये नहीं सिखाते कि उस पैसे का करना क्या है, मैनेज कैसे करें, बढ़ाएं कैसे, इन्वेस्टमेंट क्या है, टैक्स कैसे काम करता है। ये सब फाइनेंशियल लिटरेसी है और ये कहीं नहीं सिखाई जाती। तो फिर इसे सीखना इतना जरूरी क्यों मान रहे हैं कियोसाकी? क्या कोई असली उदाहरण है? बहुत जरूरी है। सोचिए, अगर आपके पास ये समझ नहीं है तो आप कितना भी कमा लें, आपकी पैसे की प्रॉब्लम शायद खत्म ना हो। कितने उदाहरण हैं, मशहूर खिलाड़ी, फिल्म स्टार, हाँ, सुना है। करोड़ों कमाए और बाद में कंगाली की हालत में पहुंच गए। क्यों? पैसा कमाना आता था पर संभालना, बढ़ाना नहीं। एसेट कैसे बनाना है, खर्चों पर कंट्रोल कैसे रखना है, इन्वेस्ट कैसे करना है, ये पता ही नहीं था। एक सोर्स में तो 4 जरूरी चीजें बताई हैं फाइनेंशियल ज्ञान के लिए: अकाउंटिंग यानी नंबर समझना, इन्वेस्टमेंट की स्ट्रैटेजी, मार्केट की समझ मतलब डिमांड सप्लाई, और कानून की समझ यानी टैक्स और कंपनी के नियम। अच्छा, इसी से जुड़ा एक और आइडिया था कि सिर्फ पैसे के लिए काम मत करो, सीखने के लिए करो। इसका क्या मतलब हुआ? इसका मतलब है कि जब आप नौकरी चुने, खासकर करियर की शुरुआत में, तो सिर्फ सैलरी मत देखिए। तो क्या देखें? ये देखिए कि वहां आप कौन सी नई स्किल्स सीख सकते हैं। क्या वहां सेल्स सीखने को मिलेगी, मार्केटिंग, कम्युनिकेशन, नेगोशिएशन, टीम मैनेजमेंट? अच्छा। ये स्किल्स शायद आपको उस सैलरी से कहीं ज्यादा अमीर बनाएंगे, क्योंकि ये आपको बाद में अपना बिजनेस करने या बेहतर इन्वेस्ट करने में मदद करेंगी। कियोसाकी ने खुद एक सेल्स जॉब की थी, सिर्फ इसलिए कि बेचने का डर खत्म हो और वो हुनर सीख सकें, जबकि पैसों की जरूरत नहीं थी उतनी। तो ये स्किल्स ही बाद में असली एसेट बन जाती हैं? बिल्कुल। और जब आप बिजनेस या इन्वेस्टमेंट में आगे बढ़ते हैं तो एक और चीज समझनी होती है, कॉर्पोरेशन और टैक्स। हाँ, ये थोड़ा मुश्किल लगता है। आसान शब्दों में कोशिश करती हूँ। देखिए, हम जैसे नौकरी वाले लोग पहले कमाते हैं, फिर सरकार को टैक्स देते हैं, फिर जो बचता है उसे खर्च करते हैं। हाँ, यही होता है। लेकिन अमीर लोग जो अक्सर कंपनी बनाकर बिजनेस करते हैं, वो कानूनी तौर पर थोड़ा अलग करते हैं। उनकी कंपनी पहले कमाती है, फिर बिजनेस के खर्चे दिखाती है, ऑफिस, सैलरी, ट्रैवल वगैरह। अच्छा, वो कंपनी खोल लेनी चाहिए? नहीं नहीं, ऐसा नहीं है।
कंपनी बनाना, चलाना वो अपने आप में मुश्किल काम है, सबके लिए ज़रूरी या फ़ायदेमंद नहीं है शुरू में। पर ये जानना कि सिस्टम कैसे काम करता है, अमीरों की रणनीति क्या है, ये आपकी फाइनेंशियल समझ का हिस्सा है, आपको जागरूक बनाता है। जागरूक का, हाँ, ये जरूरी है, खासकर जब बात रिस्क की आती है। पुअर डैड और रिच डैड यहाँ भी अलग सोचते थे। हाँ बिल्कुल। पुअर डैड का मंत्र क्या था? सेफ खेलो, रिस्क मत लो। हाँ, रिच डैड कहते थे रिस्क से बचो मत, उसे मैनेज करना सीखो। असली सुरक्षा रिस्क न लेने में नहीं, बल्कि उसे समझने और कंट्रोल करने में है। कैलकुलेटेड रिस्क लेना जरूरी है। जैसे वॉरेन बफे ने कहा है। हाँ, कि रिस्क तब होता है जब आपको पता नहीं होता कि आप क्या कर रहे हैं। मतलब ज्ञान, समझ ये रिस्क को कम कर देते हैं और शायद असफलता को देखने का नजरिया भी बदलता है। बिल्कुल। रिच डैड मानते थे कि फेल होना वो तो सीखने की प्रक्रिया का हिस्सा है। हारने से कौन डरता है? वो जो कभी जीतते ही नहीं, जो जीतने के लिए खेलते हैं, वो जानते हैं कि हार भी मिलेगी, पर वो उसे अंत नहीं मानते, सबक मानते हैं। जो फेल होने से डरते हैं, वो कभी कुछ बड़ा ट्राई ही नहीं करते। ये डर और लालच ये बार बार आ रहा है। लगता है पैसों के मामले में दिमाग से ज्यादा इमोशंस का रोल है। कियोसाकी तो यही मानते हैं। वो कहते हैं कि फाइनेंशियल सक्सेस के लिए आपका EQ यानी इमोशनल क्वोशंट आपके IQ यानी इंटेलिजेंस क्वोशंट से ज्यादा जरूरी है। EQ मतलब अपनी भावनाओं को समझना, खासकर डर और लालच को, और उन्हें अपने ऊपर हावी न होने देना। ये थोड़ा हैरान करने वाला है। हम तो सोचते हैं जो ज्यादा पढ़ा लिखा इंटेलिजेंट होगा वो पैसों में भी अच्छा होगा। पर हमेशा होता है क्या ऐसा? नहीं ना। कितने ही इंटेलिजेंट लोग पैसों की तंगी में जीते हैं। हाँ, ये तो है। कियोसाकी कहते हैं वजह है कम EQ। वो हारने के डर से, मतलब फियर ऑफ लूजिंग, उससे इतने प्रभावित होते हैं कि जीतने की इच्छा ही दब जाती है। अच्छा। वो कोई रिस्क वाला कदम उठाने से डरते हैं और मौके गवा देते हैं, या फिर जब मार्केट ऊपर जा रहा हो तो लालच में आकर बिना सोचे समझे पैसा लगा देते हैं और नुकसान उठाते हैं। हाँ, सफल लोग डर और लालच दोनों महसूस करते हैं, पर अपने फैसलों पर उन्हें हावी नहीं होने देते। इमोशंस पर कंट्रोल और नियमों को समझना। कियोसाकी पैसे के कुछ नियमों का भी जिक्र करते हैं। ग्रेशम का नियम, मेटकाफ का नियम, ये क्या है? हाँ, संक्षेप में समझ लेते हैं। कियोसाकी के हिसाब से ग्रेशम का नियम कहता है कि बुरा पैसा, जैसे कागज के नोट जिनकी कीमत कम हो सकती है, वो अच्छे पैसे जैसे सोना या बिटकॉइन जिनकी सप्लाई लिमिटेड है, उन्हें चलन से बाहर कर देता है। मतलब लोग अच्छा पैसा जमा करके रखते हैं और बुरा पैसा जल्दी खर्च कर देते हैं। इसीलिए कियोसाकी कहते हैं कि सिर्फ बैंक में पैसा बचाने वाले यानी सेवर्स वो लूजर्स हैं, क्योंकि उनका पैसा कीमत खो रहा है। ओह, और मेटकाफ का नियम? मेटकाफ का नियम नेटवर्क से जुड़ा है। ये कहता है कि किसी नेटवर्क की कीमत उसके यूजर्स की संख्या के साथ तेजी से बढ़ती है। जैसे एक अकेला फोन बेकार है, पर जब लाखों लोग फोन इस्तेमाल करते हैं तो पूरे नेटवर्क की वैल्यू बहुत बढ़ जाती है। कियोसाकी इसी लॉजिक से बिटकॉइन जैसे बड़े नेटवर्क को महत्व देते हैं और सोना चांदी में निवेश की सलाह देते हैं, क्योंकि ये अपनी कीमत बनाए रखेंगे। अच्छा, तो चलिए, इतनी सारी बातों से कुछ बिल्कुल ठोस सलाह या उदाहरण जो याद रखे जा सकें। एक था पे योरसेल्फ फर्स्ट, पहले खुद को भुगतान करें। ये क्या है? हाँ, ये बहुत प्रैक्टिकल सलाह है। इसका मतलब है जैसे ही पैसा आए, सैलरी हो या प्रॉफिट, उसका एक हिस्सा, मान लो 10% या 15%, सबसे पहले निकालकर सेविंग या इन्वेस्टमेंट में डाल दो। और फिर बचे हुए से खर्चे चलाओ। बिल्कुल। ज्यादातर लोग उल्टा करते हैं, पहले खर्च करते हैं, बचा तो ठीक, नहीं तो कोई बात नहीं। ये पे योरसेल्फ फर्स्ट डिसिप्लिन लाता है, पक्का करता है कि आप एसेट बना रहे हैं। और दूसरा जरूरी पॉइंट, लगातार अपने एसेट कॉलम पर ध्यान दो। ऐसी चीजें खरीदो जो जेब में पैसा डाले निकाले नहीं। सिर्फ एक इनकम सोर्स पर डिपेंड मत रहो। मैकडॉनल्ड्स का उदाहरण भी था। लोग सोचते हैं वो बर्गर बेचते हैं। हाँ, पर कियोसाकी कहते हैं उनका असली बिजनेस बर्गर नहीं, रियल एस्टेट है। क्या बात है। उन्होंने दुनिया भर में बेस्ट लोकेशंस पर जमीनें खरीदी हैं। रेस्टोरेंट तो बस उस जमीन का किराया देते हैं, असली दौलत प्रॉपर्टी है। कमाल है। और कियोसाकी का अपना भी एक अनुभव था। हाँ, 1989 में मंदी के टाइम का। हाँ, उन्होंने एक घर खरीदा, बहुत सस्ते में। हाँ, सिर्फ $20,000 में। कोई खरीद नहीं रहा था, उन्होंने लिया, थोड़ा ठीक किया, किराए पर दे दिया, पैसा आने लगा। कुछ साल बाद मार्केट सुधरा
तो वही घर $95,000 में बेच दिया। वाह। ये दिखाता है कि ज्ञान, हिम्मत और नजरिया हो तो मुश्किल वक्त में भी पैसा बनता है। बिल्कुल। पहले एसेट बनाया, किराए वाला घर, फिर उसे बेचकर मुनाफा कमाया। ये किताब वाकई बहुत असरदार रही है। कई सफल लोगों ने माना है कि इसने उनकी सोच बदली, लेकिन क्या इसकी आलोचना भी हुई है? सब मानते हैं इसकी बात? हाँ, ये बताना भी जरूरी है। ऐसा नहीं कि सबसे सहमत है। कुछ क्रिटिक्स हैं, वो कहते हैं कि सलाह बहुत जनरल है या प्रैक्टिकल नहीं है। कुछ दावे बढ़ा चढ़ा के किए गए हैं। अच्छा। तो जरूरी ये है कि इन आइडियाज को सुने, समझे, पर आंख बंद करके फॉलो ना करें। अपनी सिचुएशन देखें, अपनी समझ लगाएं और जो सही लगे वो करें। बिल्कुल सही। तो आज की इस पूरी बातचीत से क्या मेन बातें लेकर जा सकते हैं? पहली, सोच का फर्क। मैं नहीं खरीद सकता से मैं कैसे खरीद सकता हूं तक का सफर। हाँ। दूसरी, एसेट और लायबिलिटी का फर्क समझना और एसेट बनाना। तीसरा, फाइनेंशियल लिटरेसी, पैसों की समझ, जो खुद सीखनी होगी। बिल्कुल। चौथा, सिर्फ पैसे के लिए नहीं, सीखने के लिए काम करना, स्किल्स बनाना। और पांचवा, अपने डर और लालच को समझना और कंट्रोल करना सीखना, अपनी EQ मजबूत करना। एकदम सही। और अब जाते जाते सुनने वालों के लिए एक सवाल, एक छोटा सा एक्शन पॉइंट। हाँ। आज जो भी सुना उससे सोचकर अपनी फाइनेंशियल लिटरेसी बढ़ाने या अपना एसेट कॉलम बनाने के लिए वो एक छोटा सा कदम क्या हो सकता है जो आज ही उठाया जा सकता है। क्या हो सकता है? क्या वो कोई आर्टिकल पढ़ना है, या अपनी इनकम का सिर्फ 1% अलग रखना शुरू करना है, या बस एक कागज पर लिखना कि मेरे एसेट क्या है, लायबिलिटीज क्या है। बस पहला कदम उठाना जरूरी है। बहुत बढ़िया। उम्मीद है ये बातचीत आपको सोचने पर मजबूर करेगी और शायद कुछ करने के लिए भी प्रेरित करेगी। याद रखिए, ज्ञान जरूरी है पर एक्शन ही बदलाव लाता है। सुनते रहिए, सीखते रहिए।